क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? क्या सरकार से सवाल पूछना, क्या सत्ता से जवाब मांगना, या फिर उस आवाज को ही दबा देना जो सवाल पूछ रही है? आज की कहानी में कुछ ऐसी ही है। एक तरफ छात्र है, युवा है, अपने भविष्य को लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं। कहीं परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप है, तो कहीं स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, कहीं बच्चों की क्लास में पंखा तक नहीं है, तो कहीं नौकरी की परीक्षा में पारदर्शिता की मांग हो रही है। और दूसरी तरफ सवाल पूछने वाले इन युवाओं को लेकर के बहस क्या हो रही है। किसी को आंदोलनकारी कहा जा रहा है, तो किसी को अराजक कहा जा रहा है, किसी को राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। और अब तो बहस का मुद्दा ही बदल गया है। सवाल था छात्रों पर कार्रवाई क्यों हुई, सवाल था हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है, सवाल था पुलिस की कार्रवाई पर जवाबदेही किसकी है। लेकिन अब बहस किस बात पर हो रही है? एक लड़की ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अशब्द बोल दिया है। क्यों कहे तो दोस्तों, क्या यही असली मुद्दा है, या फिर असली मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बहस को दूसरी दिशा में ले जा रहा है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल जब देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद से बाहर निकलते हैं, जब उनके आसपास दर्जनों पत्रकार मौजूद होते हैं, जब कैमरे चल रहे होते हैं, तो क्या पत्रकारों का काम सिर्फ वीडियो बनाना रह गया है? क्या उनके हाथ में माइक नहीं है? क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था? क्या पत्रकारों को पूछना नहीं चाहिए था? गृह मंत्री जी, अब छात्रों पर कार्रवाई हुई तब आप कहां थे? जब हिंसा हुई तब आपकी क्या भूमिका थी? अगर कार्रवाई स्थानीय प्रशासन के आदेश पर हुई थी, तो क्या आपने उस प्रशासनिक अधिकारी से बात की, या आपने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों ये सब इतना दंगा क्यों हुआ? आपसे जवाब जनता मांगती है। क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई? क्या किसी की जिम्मेदारी तय हुई? और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? ये सवाल होना चाहिए थे। लेकिन तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? गृह मंत्री आगे बढ़ते जा रहे हैं, पत्रकार उनके आसपास हैं, कैमरे रिकॉर्डिंग्स चल रहे हैं, और माहौल ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई बड़ा सवाल नहीं, कोई बड़ी घटना नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। बस कैमरामैन आगे चलता जा रहा है, अमित शाह आगे जाते जा रहे हैं। बस यहीं पर आपके सामने खड़ा पत्रकार कुछ नहीं बोल रहा है। क्या इस तरीके से सलूक करना चाहिए था, या सिर्फ यह कहना चाहिए कि साहब आज तो आपके दर्शन हो गए? यहीं से मीडिया की भूमिका पर सवाल उठता है, क्योंकि पत्रकारिता का पहला काम सत्ता से सवाल पूछना और जनता की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना होता है। और जब जनता सवाल पूछती है तो उसका जवाब मांगना। लेकिन अगर सत्ता के सामने सवाल ही खत्म हो जाए तो फिर लोकतंत्र में जवाबदेही कैसे आएगी? अब बात करते हैं उस लड़की की जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई है। उस लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अपशब्द वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था। ये गलत मैं मानता हूं। किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी नेता के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरीके की भाषा सही नहीं मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या कानून सबके लिए बराबर है? अगर गाली देना अपराध है तो क्या यह नियम सभी पर लागू होगा? क्या राजनीति नेताओं के विवाद बयानों पर भी उसी तरह कार्रवाई होगी? क्या टीवी डिबेट में किसी को अपमानित करने वालों पर भी उसी तरीके से कार्रवाई होगी? क्या मंच से आपत्तिजनक भाषा बोलने वालों पर भी वही कानून लागू होगा? अगर हाँ, तो फिर अच्छी बात है।
कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर एक तरफ कार्रवाई हो और दूसरी तरफ वही भाषा बोलने वाले ताकतवर लोग बच जाए तो भाई सवाल तो उठेगा ही। और यही सवाल जनता पूछ रही है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में कानून व्यक्ति देखकर नहीं चलता है, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। अब दोस्तों इस पूरे विवाद में एक और बात सामने आती है, किसी लड़की के बयान को लेकर के इसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उसे निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही जा रही है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि उन्हें उसका पता मालूम है। अब यह बेहद गंभीर बात है, किसी व्यक्ति के बयान से सहमति हो सकती है, किसी की भाषा गलत हो सकती है, किसी की विचारधारा से आप सहमत नहीं हो सकते, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उसे धमकाया जाए? क्या किसी को हिंसा की धमकी देना सही है? बिल्कुल नहीं। अगर कानून का उल्लंघन हुआ तो कानून अपना काम करे, लेकिन भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाती है, ये कदापि भी नहीं हो सकता। अब सवाल यह है, जब यह सब हो रहा था तब असली आंदोलन कहाँ चला गया था भाई? छात्रों की मांग कहाँ चली गई थी? हिंसा की जांच कहाँ चली गई थी? जवाबदेही का सवाल कहाँ चला गया था? यही तो सबसे बड़ा खेल है। मुद्दा बदल गया, बहस बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन मूल सवाल वही रह गया, आखिर छात्रों के साथ क्या हुआ और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों अब जरा जंतर मंतर के आंदोलन को भी समझ लीजिए, क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित कहानी नहीं है, इसका असर अलग अलग राज्यों में भी दिखाई देने लगा है। राजस्थान में बच्चों को स्कूल की समस्या को लेकर परेशान है, सामने आए मीडिया के, उन्होंने कहा हमारे स्कूल में शिक्षक ही नहीं हैं, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, हमारे भविष्य के खिलाफ खिलवाड़ हो रहा है। अब सवाल क्या है, क्या बच्चों की क्या यह मांग गलत थी? अगर किसी स्कूल में शिक्षक नहीं है, अगर बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो क्या बच्चे चुपचाप उस क्लास में पढ़ लेंगे? और गर्मी के सीजन में पंखे नहीं हैं, गर्मियों में बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो क्या वे आवाज नहीं उठा सकते हैं? उत्तर प्रदेश में भी छात्रों ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर के आवाज उठाई है। कहीं पंखे की मांग थी तो कहीं बेहतर शिक्षा की मांग थी, और जब बच्चे मैदान में उतरे तो सरकार को उसकी बात सुननी पड़ी। यानी दोस्तों आंदोलन की ताकत यही होती है, जब जनता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखती है तो सत्ता को सुनना पड़ता है। और अब यही तस्वीरें झारखंड में भी दिखाई देने लगी है। झारखंड में छात्र और युवा जेपीएससी परीक्षा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी, कट ऑफ को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, अंकों को लेकर के सवाल उठाए जाते थे, ओमआरटी सीट को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, और सबसे बड़ा सवाल क्या पूरी परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हुई? अब इस पूरे मामले की जांच की बात भी सामने आ रही है। छात्र चाहते हैं कि जांच स्वतंत्र एजेंसी से हो। उनका कहना है कि सिर्फ राज्य की जांच एजेंसी से नहीं, भरोसा नहीं है, वे सीबीआई की जांच करे। और अब सोचिए एक छात्र क्या कहता है, वह क्या चाहता है। वह सालों तक पढ़ाई करता है, दिनों रात मेहनत करता है, परीक्षा की तैयारी करता है, फीस भरता है, फॉर्म भरता है, परीक्षा देता है, और फिर जब रिजल्ट आता है तो परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। अब तो भाई छात्र क्या करे? क्या वह चुप रहे? क्या वह अपने भविष्य को लेकर के सवाल ना पूछे? क्या वह सड़क पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी ना करे? यही सवाल आज झारखंड से निकल करके पूरे देश के सामने खड़ा आ चुका है। और यही जंतर मंतर
आंदोलन की सहमियत सामने आती है, क्योंकि जब एक आंदोलन सफल हो जाता है तो दूसरी तरफ लोगों को भी उम्मीद मिलती है। उन्हें लगता है कि भाई अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे तो शायद सरकार हमारी बात सुनेगी। यही कारण है कि आज देश के अलग अलग हिस्सों में युवा उठता है, युवा उठते जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन आंदोलन को लेकर के एक और सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि आंदोलन को राजनीतिक साजिश बता देना आसान रास्ता बन गया है। क्या हर प्रदर्शन के पीछे विदेश कनेक्शन खोजा जाएगा? क्या हर छात्र आंदोलन को देश विरोधी बताया जाएगा? क्या हर युवा को किसी राजनीतिक दल का एजेंट बताया जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर लोकतंत्र में आम आदमी अपनी बात कहेगा कैसे? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ सवाल पूछना देश के खिलाफ होना नहीं है। सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं है, और अपने अधिकारियों के लिए आवाज उठाना कोई अपराध भी तो नहीं है। अब दोस्तों, एक बार फिर लौटते हैं मीडिया की भूमिका पर। जब कोई आंदोलन होता है तो मीडिया को क्या करना चाहिए? उसे सरकार का पक्ष भी दिखाना चाहिए, आंदोलनकारियों का पक्ष भी दिखाना चाहिए, पुलिस का पक्ष भी दिखाना चाहिए, और सबसे जरूरी तथ्यों को सामने रखना चाहिए। लेकिन अगर मीडिया सिर्फ एक पक्ष दिखाता है, अगर आंदोलनकारियों की बात गायब कर देता है, अगर छात्रों की मांग पर चर्चा न करता है, तो उसके बयान दिखाए जाए, तो क्या जनता को पूरी तस्वीरें मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। और यही समस्या है। आज बहस इस बात पर होना चाहिए कि छात्रों की मांग क्या है, लेकिन बहस इस बात पर हो रही है कि किसने किसे क्या कहा। बहस इस बात पर होना चाहिए कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे हो रहा है, लेकिन बहस इस बात पर हो रही है कि आंदोलन में कौन कौन आया। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि पुलिस कार्रवाई सही थी या गलत, लेकिन बहस इस बात पर हो रही है कि कौन सा बयान वायरल हुआ। तो क्या यह मुद्दा भटकाने की कोशिश है? यह सवाल जनता के सामने है। अब बात आती है नेताओं की भाषा की। दोस्तों, राजनीति में भाषा का स्तर लगातार गिरने का शिकायत होती रही। नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, एक दूसरे के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। टीवी डिबेट में नेता एक दूसरे को अपमानित करते रहे। सोशल मीडिया पर समर्थक एक दूसरे को गालियां देते रहे। तो फिर सवाल है, क्या सिर्फ आम नागरिक ही परेशान रहेगा? क्या नेताओं की भाषा पर भी सम्मान नियम लागू होगा? क्योंकि अगर कानून सबके लिए है तो वह सबके लिए होना चाहिए, और अगर किसी भी भाषा गलत है तो उसे गलत ही कहा जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी के नेताओं ने कहा हो, सत्ता में हो या विपक्ष में वह नेता हो। लोकतंत्र का असली मतलब है। अब दोस्तों, एक और बड़ा सवाल, जब कोई लड़की प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करती है तो उसे कानून के दायरे में लाना है या नहीं, यह कानून तय करेगा। लेकिन क्या उसके घर पर उसकी सार्वजनिक करना सही है? क्या उसे धमकाना सही है? क्या उसके परिवार को डराना सही है? क्या सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ हिंसक भाषा इस्तेमाल करना सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम किसी गलत भाषा का जवाब उससे भी ज़्यादा हिंसक भाषा में देंगे तो फर्क क्या रह जाएगा? लोकतंत्र में जवाब तर्क से दिया जाता है, कानून से दिया जाता है, बहस से दिया जाता है, धमकी से नहीं दिया जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आज एक छात्र सरकार से सवाल पूछता है, कल कोई किसान अपनी मांग रखता है, परसों कोई कर्मचारी अपनी
अधिकार की बातें करता है और हर बार उन्हें बदनाम कर दिया जाए, तो क्या लोकतंत्र मजबूत होगा? नहीं होगा। लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब सरकार आलोचना सुनेगी, जब मीडिया सवाल पूछेगा, जब पुलिस कानून के हिसाब से काम करेगी और जब जनता को अपनी बात रखने का अधिकार मिलेगा। यही कारण है कि झारखंड का जेपीसीएससी विवाद बहुत ज्यादा हिंसक हो गया है। मामला यही है, यह लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। अगर परीक्षा प्रणाली पर भरोसा नहीं रहेगा तो युवाओं का सिस्टम पर भरोसा कैसे रहेगा? अगर नौकरी पाने के लिए मेहनत करने वाला युवा यह सोचने लगे कि उसको मेहनत से ज्यादा जरूरी किसी की पहुंच है, तो यह देश के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी। इसलिए परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी होना चाहिए, जांच निष्पक्ष होना चाहिए और दोषी को भी कोई उसे बर्ताव नहीं होना चाहिए। अब सवाल सरकार से भी है, अगर आरोप गलत है तो सरकार सामने आए, दस्तावेज सामने रखे, पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक करे। अगर आरोप सही है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करे, अपनी चुप्पी तोड़े, समाधान करे और छात्रों को बदनाम न करे। अब सवाल मीडिया से है, अगर आप सत्ता से सवाल नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा? अगर आप गृह मंत्री से जवाबदेही नहीं मांगोगे तो कौन मांगेगा? अगर आप पुलिस पर कार्रवाई करने का मांग नहीं उठाओगे तो भाई कौन कार्रवाई करेगा? ये आवाज जो है वो मीडिया उठाएगा, मीडिया उठा करके हर नेता तक पहुंचाएगा और हर जनता को असली तस्वीर दिखाएगा। यही सवाल है आज पत्रकारिता के सामने। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जंतर मंतर आंदोलन ने सच में देश की राजनीति बदल दी है? शायद हाँ, क्योंकि अब छात्र पहले से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, युवा पहले से ज्यादा जागरूक हो चुका है। लोग अब पूछ रहे हैं, हमारे स्कूल में शिक्षक क्यों नहीं है? हमारी परीक्षा में पारदर्शिता क्यों नहीं है? हमारे रोजगार का क्या होगा? हमारे भविष्य की जिम्मेदारी किसकी होगी? और यही सबसे बड़ा सत्ता का सवाल है जो मतलब कि असहज करता है। लोकतंत्र में यही सवाल है, असहज करने के लिए ही होता है। अगर सवाल ही नहीं होंगे तो जवाबदेही भी नहीं होगी, और अगर जवाबदेही नहीं होगी तो सत्ता निरंकुश हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि सवाल पूछे जाएं, लेकिन सवाल तथ्यों के साथ पूछे जाएं, आरोप हो तो सबूत के साथ पूछे जाएं, और कानून सबके लिए बराबर होती है। किसी को भी हिंसा की धमकी नहीं मिलनी चाहिए, किसी छात्र को सिर्फ उसकी आवाज के लिए बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, और किसी नेता को सिर्फ सत्ता में होने की वजह से सवालों से बचने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से अमित शाह से आज सवाल नहीं पूछा गया, वो भी चलते गए और मीडिया उनका रील बनाते गया, क्योंकि आखिर यह देश की एक बड़े नेता हैं। यह देश के किसी एक पार्टी का नहीं, यह देश किसी एक विचारधारा का नहीं है। यह देश उन करोड़ों लोगों का है जो हर दिन अपना बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छे शिक्षा का भंडार मिले, एक परीक्षा की उन्नति मिले, जो वह चाहते हैं कि नौकरी योग्यता के आधार पर मिले, और जो चाहते हैं कि जब सरकार से सवाल पूछा जाए तो जवाब भी सरकार उसकी बेझिझक दे। तो आप इस प्रक्रिया पर आपकी क्या राय है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।